प्लीज पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों को भी हॉट पार्ट अगर सुनना है तो वो प्लस मैसेंजर को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल की कम्युनिटी में और डेविल्सियो एंड हिज लिटिल वाइफ का जो फोर्थ नंबर वाले पार्ट है ना उसमें लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि द लैंड किंग वांगजी वो विंग को बोलता है कि तुम मुझे स्नान करा दो। फिर वो उसको आकर के बाथटब में वो अपने सारे कपड़े उतार करके जा करके वो बैठ जाता है। फिर विंग को कहता है कि मेरे पीठ पे साबुन लगा दो। विंग के छोटे छोटे मुलायम मुलायम हाथ उसके पूरे बॉडी पे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से चल रहे होते हैं। वांग जी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फील कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि क्या सच में इसके हाथ इतने छोटे और मुलायम हैं। क्या सच में ये इतना सॉफ्ट और छोटू सा ओमेगा है। मैं जो फील कर पा रहा हूँ, क्या ये सच है या कोई सपना। पता नहीं क्यों इसके आसपास मात्र से ही हमारे पूरे तन बदन में आग लग रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है हमें पता ही नहीं है। वांगजी जो कि अपने ही ख्यालों में खुद की एक अलग दुनिया बनाए जा रहा था, जिसमें अचानक से विंग उसके सामने आ जाता है। विंग के हाथ अब उसके चेस्ट एरिया पे थे, जो कि धीरे धीरे करके उसके बदन को छू रहे होते हैं। विंग आराम से उस पानी में खुद को एडजस्ट करते हुए बैठ जाता है। वांगजी फटाक से अपनी आंख खोलता है और उसे देखता है। तभी विंग धीरे से कहता है, लैंड किंग, क्या मैं आपको सेटिस्फाई करा दूं। और इतना बोलने के साथ ही उसके हाथ धीरे धीरे करके नीचे की तरफ चले जा रहे होते हैं, जिसके बाद अचानक से वांगजी एकदम उछल करके बैठ जाता है। फिर वो रियलाइज करता है कि वो दिन में ही सपने देख रहा है, वो भी खुली आंखों से। जहाँ पे विंग अभी भी उसके बालों को हटा करके उससे बैक को रगड़ रहा होता है, झिंगा लेकर के। जहाँ पे विंग जब देखता है कि वांगजी ऐसे छटपटा के बैठ गया है, तो वो कहता है, आप आपको क्या हुआ है हाँ। लैन वांगजी कहता है, कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, मैं खुद नहा लूंगा। विंग कहता है, पर आपने कहा था कि आप मैं आपके बालों को धो देता हूँ और फिर बालों में मैं इत्र और सुगंधित पुष्प का जो होता है वो लगा दूंगा, मैं कर दूं। वांगजी फिर विंग को देखता है, जो कि वो अपने नजरों को झुका करके अपने कांपते हुए हाथों से वांगजी को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी नजरों को बार बार नीचे कर रहा था। वांगजी कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो पूरा पानी में अंदर चला जाता है और विंग छोटे छोटे कूप के मदद से उसके बाल को गीला करके और फिर उसके बालों को धो देता है। धो करके उसके बालों में टाल रैप कर देता है और कहता है, हो गया, अब बाहर आ जाइए। पहले तो वांगजी बाहर आता है तो सबसे पहले वो एक इनर रोब पहन कर आया था, पजामा और इनर रोब पहन कर आया था। फिर विंग उसके कबर्ड से जाकर के जल्दी से जो उसको समझ में आया वो एक सेट कपड़ा लेकर के आता है और फिर विंग वांगजी को धीरे धीरे करके वेयर करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वांगजी जब कपड़ा पहन लेता है तो उसे वो चेयर पे बैठने के लिए ऐसे चेयर को आगे पुल कर देता है, जहाँ पे वांगजी उससे उस पे बैठ गया हुआ था। फिर वांगजी के बालों को विंग धीरे धीरे करके सुलझाना शुरू करता है। फिर वो एक मोम की मदद से इत्र को पिघलाता है और उसे एक धूपदानी जैसी होती है उसमें भरता है और फिर उसके पूरे बालों में वो इत्र फैलाना शुरू करता है। धीरे 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 जैसे जैसे वो कर रहा था, वांगजी बस विंग को नोटिस कर रहा था कि वांगजी कि देख पा रहा था कि विंग कितनी खूबसूरती के साथ में विंग के साथ ये सब कुछ कर रहा है। वो सब कुछ कर लेने के बाद तब तक उसके बाल भी धीरे धीरे करके सूख चुके थे। विंग उसके बालों को अच्छे से टाई अप कर देता है, एकदम एकदम बराबर, जैसे एक हेयर स्टाइल होता है ना, सिंपल बट यूनिक ऐसा करके। और फिर उसके बाद वो जैसे उसके फोरहेड रिबन को छूता है, वांगजी से पहले कि हाँ या कुछ बोल पाता, विंग उस फोरहेड रिबन को छू चुका था। वांगजी गुस्से के मारे दांत पीसते हुए विंग को धक्का दे देता है और कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है अभी। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उसे लगा कि जो फोरहेड रिबन है वो एक नॉर्मल सा एक ज्वेलरी पीस है, जो कि अब सारा कुछ हो गया है तो उसके बालों में उसे टाई अप करना है। लेकिन उसे नहीं पता कि लेंस वाले के लिए ये फोरहेड रिबन कितना मायने रखता है।
वांग जी दांत पीसते हुए उस फोरहेड रिबन को खुद से ही टक करता है और अपनी तलवार निकालकर विंग के गले पे रखते हुए कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाँ, कैसे हुई तुम्हारी जुर्रत हमारे चीजों को इस तरह से हाथ लगाने की? दफा हो जाओ हमारे कमरे से। विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो कहता है, हमसे कोई भूल हो गई क्या? तो हमें माफ कर दीजिए प्लीज। पर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी तलवार को वापस से अपने म्यान में डाल करके और उस पैलेस से बाहर निकल जाता है। विंग जो कि वहीं पे स्तब्ध बैठा हुआ था, बस वो जाते हुए वांग जी को देख रहा होता है, कहता है, हमने तो बस वही किया जो हमारा काम था। यहाँ पे जितने भी ज्वेलरी पड़े हुए थे तो सब पहना ही तो दिया था, फिर क्यों गुस्सा हो गया? मुझे समझ नहीं आता। और इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है। अभी इस समय ना जितने भी वहाँ के प्रिंस थे और प्रिंसेस थी वो सभी इम्पेरियल पैलेस में मौजूद थे, इसीलिए ओमेगास और बीटा के पास कोई एक्स्ट्रा काम था नहीं। विंग जियांगछेन के पास आता है जो कि वो बहुत ज्यादा दुखी हालत में था। उसने एक छोटे से बेबी को लेकर के वो वहां से आया था, लेकिन उसका एक बेटा वहीं रह गया था, इसीलिए वो अपने गमों को भुलाने के लिए उस बेबी के साथ बात कर रहा था। विंग आते हुए कहता है, हाँ जिंग। उसकी बात सुन करके जियांगछेन कहता है, विंग, हम लोगों के जीवन इतना ज्यादा दुखी और बेकार क्यों है? क्या गरीब होना, असाधारण होना, क्या गुनाह है? क्या आम इंसान की जिंदगी आम इंसान जैसी नहीं हो सकती है? क्यों क्यों आखिर हर कोई हमें अपने हरम में चाहता है, जहाँ पे वो जब मन करे जैसे मन करे आ करके अपनी भूख प्यास मिटा सके? या हम सबकी भूख और प्यास मिटाने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं? क्या हमारा खुद का कोई वजूद नहीं है? उसकी बात सुन करके विंग जो कि उसे याद आ रहा था अभी वांगजी वाला हादसा और यहाँ आने से पहले वेंझा उसे किस तरीके से शादी का प्रस्ताव रखा हुआ था। विंग कहता है, आपका नहीं पता गगा, लेकिन राजकुमार वेन वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, ना ही मुझे डराया धमकाया, ना ही कुछ ऐसा वैसा ट्रीट किया मेरे साथ में। वो हमेशा मेरे साथ पोलाइट वे में ही रह गया और तो और वो मुझसे शादी भी करना चाहते थे। मैंने मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, उससे पहले ही लैंड किंग ने उस कबीले पे हमला कर दिया और हम सब आज यहाँ हैं। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, जिंदगी भर कभी इस राजा की गुलामी करना तो कभी उस राजा की गुलामी करना। ये गुलामों वाली जिंदगी से, ये नौकरों वाली जिंदगी से कब आजादी मिलेगी पता नहीं। वांग जी जो कि टहलते हुए लैन सिजन के साथ में उस तरफ आ रहे होते हैं। लैन सिजन और लैन वांग जी दोनों उन दोनों की बात सुन चुका था। न जाने क्यों क्यों लैन वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है विंग की बातों पे। जब उसने वीन चाओ का जिक्र किया था वो सीधे अपनी तलवार के ऊपर हाथ कसे हुए था। उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। वो आता है और विंग को खींचते हुए ले आ करके अपने पेट पे पटक देता है और फिर अपने कपड़ों को हटा करके और फिर उसके ऊपर आ जाता है। वो उसकी पूरे बॉडी को रगड़ रहा होता है। विंग अपने आप को छुड़ाने के लिए पूरा ट्राई कर रहा होता है। ये अभी तक के लाइफ में इसके साथ ये पहली बार हो रहा था, क्योंकि वेन चाओ भी विंग के साथ अच्छे से ट्रीट आता था। जब उसके फैमिली वाले होते थे तभी जा करके वो विंग के ऊपर चिल्लाता था, लेकिन कभी भी वेन चाओ ने विंग के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पे लैंड किंग द वांगजी वो विंग को हैरेस कर रहा था, उसकी पूरे बॉडी को मसल रहा था। कैसा लगता है जब आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कोई छुए और उस छुअन में आपको वो कांटे महसूस हो जो आप फील करना नहीं चाहते। लाइक विंग वही एहसास से गुजर रहा था और वो अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, मिलन किंग, आप ये क्या क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, ये गलत है। मैं एक स्लैब हूँ और कुछ भी नहीं, एक गुलाम और कुछ नहीं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, आप किसी और को बुला लीजिए, लेकिन मेरे साथ ये सब मत कीजिए प्लीज। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, हमें हमें वक्त दीजिए। भांग जी जिसके ऊपर क्रूरता सवार हो चुका था कि आखिर उसके सामने में वेन चाओ का जिक्र इस स्लैब ने किया तो किया क्यों? आखिर वो उसकी तारीफ कैसे कर सकता है? वो उसके कट्टर दुश्मन है और वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। विंग की आवाजें बाहर तक आ रही थी। हालांकि विंग अभी चीख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाजें आ तो रही थी बाहर तक, जहाँ पे जियांग चेंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लैन सीजन आते हैं और उसके हाथ से वो बेबी को ले करके दूसरे सर्वेंट को दे दिया जाता है और उससे कहते हैं, तुम मेरे साथ अंदर आओ।
इतना बोल करके वो जैसे जाने को होता है तो जियांग चेंग, जो कि अभी भी स्तब्ध अपनी ही जगह पे खड़ा था स्टैचू बन करके, लैन सिचन जब देखते हैं कि जांगचिंग नहीं आ रहा है, वो उसके हाथ से उस छोटे से बेबी को देते हैं और एकदम उछाल करके एक सर्वेंट की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, इसका ध्यान रखो और तुम चलो। वो बेबी रोने लगा था और इधर जांगचिंग को लैन सिचन खींच कर लाते हैं बेड पे और उसके साथ वो इंटीमेट होना शुरू होते हैं। क्या फर्क था जियांगछिंग की जिंदगी में उस इरा में, उस समय जो राजा राज करते थे, वो किसी को भी अपना हमबिस्तर बनाने के लिए किसी के साथ भी जाति करना, गुलामों के साथ जाति करना, किसी की भी बीवी और बेटियों को अपने लिए यूज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ना वेन क्लान वाले, ना जिन क्लान वाले, ना ही लैन क्लान वाले, आखिर फर्क तो कुछ भी नहीं था उन लोगों में, बस हाँ रवैया और व्यवहार बदल गया था और कुछ नहीं। जियांग चेंग जो कि बहुत ज्यादा विनती कर रहा था, लैन सिचन कहते हैं, देखो अगर तुम ऐसे ही करते रहो तो मैं अपना आपा खो दूंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ प्यार से ही कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं इससे ज्यादा रौद्र रूप दिखा सकता हूँ। तभी विंग की चीखने की आवाजें लैन सिचन और जियांग चेंग दोनों के कानों में पड़ती है और जियांग चेंग कहता, विंग उसके साथ क्या हो रहा है? उसका आज पहली बार है। किंग किंग क्या कर रहे हैं? जियांगछिंग की बात सुनकर लैन सिचन एक इविल स्माइल हंसते हुए कहता, ओ तो वो अभी तक प्योर था, कोई बात नहीं, आज के बाद वो प्योर नहीं रहेगा। और इतना बोल करके लैन सिचन जियांगछिंग के साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब वांगजी को एहसास होता है कि विंग उसका बॉडी पार्ट नीचे से पूरा फट रहा है और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि इस 22 साल की उम्र तक अभी तक विंचो ने उसे उसे बॉडी दबाने के लिए बोलता था, उसे नहलाने के लिए बोलता था, उसके कपड़े पहनाता था, ऑल टू जेड काम विंग विंचो का करता था, लेकिन विंचो उसके हाथ पकड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। वहीं लैन वांगजी जब अभी उसकी घोटी के अंदर इन हो रहा था, उसकी चीख सुन करके और अपने बॉडी के ऊपर कसाव फील करते ही वो समझ गया था कि ये इसका फर्स्ट टाइम है। विंग की आंखों से आंसू बूंदी की तरह झर 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 बह रहे होते हैं और वो बस रोते हुए अपने आप को बेड पे फेंक दिया हुआ था, क्योंकि वांग जी उसकी पूरे बॉडी को नोच डाला था। उसके लिप्स से 2-3 जगह कट लग चुके थे और खून बह रहा था। उसके बाल वांग जी ने गुस्से के मारे खोल डाले थे और उसके हाथों को अपने ही फोरहेड रिबन से टाई अप कर दिया हुआ था। जब वांग देखता है कि विंग ना कुछ बोल रहा है, ना आवाजें निकल रहा है, उसके गला ना अटक रहा था, वो उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहता, हे तुम जिंदा हो या फिर मर गए? विंग बस धीरे से कहता है, मुझे तब दर्द हो रहा है। वांगची को जब एहसास हो जाता है कि विंग ठीक ठाक है, सही सलामत है, वो राहत की सांस लेता है और फिर उसके चिक्स को, उसके ईयरलोब्स को, उसके एडम ऊपर को बाइट करना शुरू करता है। फिर वो अपने हाथों को बाहर निकाल चुका होता है और फिर अपने 2 फिंगर से उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। फिंगरिंग इन और आउट कर रहा था, प्रेशर दे रहा था ताकि वो थोड़ा सा तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करे, लेकिन विंग जो कि धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर चुका था। जब वांगजी देखता है कि 5-10 मिनट के बाद भी विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ मूव नहीं कर रहा है, वो वापस से उसके अंदर इन करता है, जिसकी वजह से विंग नींद में ही चीख पड़ता है और वो चीख वापस से फिर से आसपास के पूरे एरिया तक पहुंच गया था। वांगजी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल था, वो अपने आप को रोके बिना उसके साथ वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है, जो कि अभी उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उस समय से लेकर के रात के 9 बजे तक वांगजी न जाने कितनी बार उसके साथ वो सब कुछ कर चुका था। अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने के बाद उसके बगल में लेटे हुए विंग को वो देख रहा होता है, जिसके चेहरे पे लगभग सारी जो रौनक थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी थी। हालांकि वांगजी ने बस उसके लिप्स को और चिक्स को ऊपर ही बाइट किया हुआ था। एक तरफ से उसका पूरा बॉडी पार्ट पेन के मारे, पता नहीं जब वो उठेगा तभी शायद पता चलेगा, और उसके बॉडी के ऊपर अपर एरिया पे हर जगह ही कीज बना चुका था। वांगजी उन सारे निशानों को देखते हुए खुश हो रहा था और कहता है, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ लैंड किंग तो वांगजी, ये नाम तुम्हारे जवाब पे होने चाहिए विंग, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग न जाने कब कब वो बेहोश हो चुका था, उसे अंदाजा तक नहीं था, लेकिन वांगजी के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान तैर चुकी थी। वो बस विंग को देखते हुए जैसे मानो खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि वांगजी
कहीं ना कहीं वो वेंचाओ से जलता था, क्योंकि विंग जिस टोन में, जिस लहजे में वेंचाओ के प्रति उदारता और काइंडनेस दिखाई थी और उसकी तारीफ की थी, ये बात भांजी को हजम नहीं हुई थी और उसने विंग को सजा दे दी थी। आधी रात की टाइम था, लगभग 2 के आसपास बज रहे थे। विंग की आंखें खुलती है और उसका पूरा बदन दर्द से चूर करा रहा था। वो उठता है, अपनी दुर्दशा देख करके वो रोते हुए एक इनर रोब पहनता है, फिर उसके ऊपर से एक आउटर रोब पहनता है और वहां से वो निकल के बाहर आ जाता है अपने सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ वो रहता था, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऊपर नीचे करके रहते थे और सोते थे। रिंग वहां पे जब सबको सोते देखता है तो वो चुपचाप से वापस से किचन एरिया की तरफ आता है। वहां से किचन में एक बड़ा वाला चाकू लेता है और वो ले करके बाहर निकल जाता है। वो तालाब वो तालाब जो कि आसमान की रोशनी में नीली पड़ी हुई थी, वो वहां पे उस तालाब के किनारे बैठ करके ऊपर आसमान को देखता है और नीचे उस तालाब को। फिर धीरे धीरे उस ठंडे से तालाब में उतर जाता है, जहाँ का पानी बहुत ही स्वस्थ था, स्वच्छ था और शीशे की तरह सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उस पानी में कुछ भी नहीं था। रिंग अपने हाथ के रिस्ट को काट करके उस पानी में वो गोता लगा देता है और वो बस थक चुका था इन सभी चीजों से। वो बस जीना नहीं चाहता था। आज तक वो हर चीज को जाति को वो सहते आ रहा था, लेकिन आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, रिंग को वो नागवार गुजर रहा था। अपने आप को पानी के अंदर सौंप देने के बाद वो बस बीती यादों को याद कर रहा था, जहाँ पे वो लोग जब छोटे छोटे थे, जहाँ पे जियांग फिमियांग, जियांग यू, उसकी सीजे यानली, जियांग चेंग और वो सब उस गांव में आए थे, जहाँ पे इजी और यूजू को पूजा किया जाता था। उस देवी के अंदर वो इन और यांग का लोहा था, जो कि कहीं ना कहीं उनके एग्जिस्टेंस का कारण था। वो उस चीजों को वो एक एक करके याद कर रहा था कि कैसे मैडम यू उन सबके लिए खाना पकाती थी। जहाँ पे मैं अपने तीनों बच्चे के साथ बैठकर खाते थे, गाना गाते थे, खेतों में काम करने जाते थे, मंदिर की पूजा अर्चना में वो भाग लेते थे, साल का सालाना पर्व और उत्सव मनाते थे। हर चीज को विंग सोच रहा था। कितना खुश था वो अपनी फैमिली के साथ में, कितना खुश नसीब दिन था वो जिस दिन वो उस गांव में आया था। लेकिन एक एक राक्षस आकर के उन सारे लोगों को जिंदा मार डाला था, पूरे गांव का नामो निशान मिटा दिया था। लेके गए वहां से बीटा और ओमेगास लड़के और लड़कियों को, और उस गांव में कोई भी वंशज नहीं बचा था। विंग वो सबको सोचते सोचते, जो कि वो थक के चूर हो चुका था उस पानी में, बेहोश होकर तैर जाता है, जो कि दूर तक जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जब वो उसके हाथ दूसरी तरफ जाते हैं तो उसे एहसास होता है कि वहां पे विंग नहीं है। अपनी आईज ओपन करके बेड पर से वो देखता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहने वाले हो। और अभी तक वांग जी को उसका नाम नहीं पता था, इसलिए वो उठ के बाहर आता है और उसे ढूंढता है, पर विंग का कहीं पे भी नाम नहीं था, कहीं पे भी नहीं। वो हर जगह उसे ढूंढता है, लेकिन विंग कहीं भी नहीं मिलता है। उतनी रात को वो सारे सैनिकों को सर्चिंग पे लगा देता है, ताकि विंग का पता चल सके। हर कोई हर कोई ढूंढ रहा होता है उसे, लेकिन विंग, उसका कहीं नाम ही नहीं था। हांग जी और लैंसी चैन दोनों उस पॉन्ड के किनारे आते हैं जहां विंग आया हुआ था। वो आसपास के बांस से भरे जंगलों में उसे ढूंढता है, लेकिन कहीं पे भी होप उसे नहीं मिलता है। अचानक से लैंसचन की निगाहें एक डेड बॉडी पे जाती है, जो पानी के बीचों बीच तैर रही होती है। जैसे ही लैंसचन वो देखता है, कहता है, वांग जी वो देखो। वांग जी जब उसे देखता है तो लैंसचन और वांग जी दोनों दोनों उस पानी में कूद जाते हैं। पानी का कलर देख करके उन दोनों की आंखें तो फट के बाहर आ रही थी, क्योंकि पूरा पानी रक्त से लाल हो चुका था। वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और उसे ले करके बाहर आता है। वो दोनों जल्दी से आ रहे होते हैं। कुछ इम्पेरियल हीलर को बुलाने के लिए कुछ सैनिकों को वो भेज देता है। वांग जी उसे अपने बेड पर लाता है। उसके हाथ से अभी भी रक्त का प्रभाव बंद नहीं हुआ था। वो जल्दी जल्दी से कपड़े को फाड़ कर उसके हाथों के रिस्ट पर लपेट देता है। हैंसचन, जिसको बहुत ज्यादा डर लग गया था, क्योंकि वांग जी आज तक कभी किसी के लिए इस तरह से कंसर्न शो नहीं करा था,
और आज वो अपने ही कपड़े को फाड़ करके उसके हाथों पे लपेट रहा था और उसके बॉडी को ऐसे थपथपाते हुए कहता है, हे आंखें खोलो, मैंने कहा ना आंखें खोलो, मैंने कहा आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन विंग वो आंखें नहीं खोलता है। वो बेहोश हो चुका था, उसका पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था। इंपीरियल पैलेस आते हैं, विंग का पूरा चेकअप करते हैं। हालांकि उसके हाथों पे पट्टी लगा दी गई थी, लेकिन वो डर रहा था। हंग जो उससे पूछता है कि क्या हुआ है इसे। इंपेरियल पैलेस के जो हीलर थे वो कहता है, ये जीवित नहीं है, अब हम इन्हें नहीं बचा सकते। ये सुनना हुआ ही था कि वांग जी उसे अपने ही हाथों से उठा देता और कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, क्यों नहीं बचा सकते, देखो कि इसे बचाओ। मैं नहीं जानता कि इसके साथ क्या हुआ है और इसने ऐसी हरकतें क्यों की है। जब वो होश में आएगा तब मैं उसे पूछूंगा जरूर, लेकिन अभी तुम इसे जीवित करो, समझे ना। इंपीरियल हीलर कहता है, देखिए वो आपकी तरह और हमारे तरह कल्टीवेटर में महारत हासिल नहीं किया हुआ है। वो एक साधारण सा बालक है, लड़का है, जिसके अंदर गोल्डन कोर नहीं है, ना ही कोई पावर है जिसे आप अपनी शक्ति दे करके या कुछ भी करके उसे जीवित कर सकते हैं। इसे बचाने का बस एक ही उपाय है। इसे सुन करके वांगची कहता है, और वो क्या है। कहता है, स्वर्ग और धरती को मिलाने वाले वो लोहे के टुकड़े जिससे ये जीवित हो सकता है। वांग जी कहता है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है। और ये बोल करके वो इन और यांग से बने हुए लोहे का 3 टुकड़ा वांग जी के पास था और 2 टुकड़ा वेंस के पास था। जब वो सारे बीटाज को लेके आ रहा था तो वो उन तीनों टुकड़ों को वो कलेक्ट कर चुका था। उसी में से एक टुकड़ा वो उसे देता है और कहता है, इसे अभी के अभी ठीक करो। इंपीरियल हीलर कहते हैं, सोल सफरिंग करना पड़ेगा, इसकी सोल इसको बॉडी को छोड़ के जा चुकी है, उसे बुलाना होगा। लेकिन क्या कह के बुलाएंगे आप। हाँ, क्या ये आपका ओमेगा है। नहीं, जहाँ तक सबको पता है आप किंग हैं और आपने अभी तक शादी नहीं की है। अंग जी कहता है, हाँ ये मेरा ओमेगा है, मैं इसका अल्फा हूँ। इसे कहो कि ये मेरा ओमेगा है और वापस लौटे अपनी बॉडी में। मुझे नहीं पता कि तुम इसके लिए क्या करोगे, कैसे मनाओगे, मुझे बस ये चाहिए। वो इम्पीरियल हीलर कहता है, ठीक है हम जा रहे हैं पूरा प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। उसके बाद वो सभी उसको एक दूसरे को ग्रीट करते हुए चले जाते हैं। वांग जी क्योंकि बस विंग को देखे जा रहा था, जिसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और लिप्स काले हो चुके थे, हाथ पैर पूरे ठंडे हो चुके थे। लैंसिजन वांग जी के पास आते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो वांग जी कि तुम उसे अपना ओमेगा बनाना चाहते हो। वांग जी लैंसिजन को बिना देखे ही कहता है, आकाश पाताल धरती ये पंच महाभूत, हर चीज में एक चीज कॉमन है कि उसका एक पूरक होता है ना काका। मेरी तलवार और मेरे फोरहेड रिबन को सिर्फ और सिर्फ वही टच कर सकता है जो मेरे लिए डेस्टिनाइड होगा। क्या आप ये जानते हैं ना। लैंसिजन कहते हैं, हाँ। फिर वांग जी आगे कहता है, एज अ किंग थ्रोन पे बैठे होने की वजह से मेरे हरम में अभी भी 3000 से ज्यादा ओमेगाज है, जिसमें से 100 से ज्यादा मेरी कंक्यूबाइन है। तो कोई सब्स्टिट्यूट है, तो किसी को मेरी फूरन बनना है, तो किसी को यहाँ के क्यून बनना है। लेकिन क्या उनमें से कोई मेरी पत्नी या मेरी ओमेगा है गगा। लैंसिजन कहते हैं, नहीं कोई भी नहीं है। वांग जी कहता है, उन सबके होते हुए भी मैं अकेला हूँ और सिर्फ ये शख्स मेरी जिंदगी में आता है और मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। कि जब से आया है तब से मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही सोचे जा रहा हूँ। दिन रात चौबीसों घंटा इसका चेहरा और इसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। जब उस दिन वो उस विंचाओ के बारे में बात कर रहा था, न जाने क्यों मेरे तन बदन में आग लग रही थी। और आज ये मुझे छोड़ के जाने की बात कैसे कर सकता है। ये मुझे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता है। मैं इसे अपना गोल्डन को देने जा रहा हूँ। ये सुन करके जो हमारे लैंसी चैन थे वो शौक थे, कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, मैं अपना आधा गोल्डन कोर ही इसे दूंगा गगा और आधा मेरे पास रहेंगे, तभी तो हमारी सोल बॉन्ड होगी ना। और मैं अपनी एनर्जी से ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। मेरे पास इविल पावर्स भी हैं जिससे मैं जीवित रह सकता हूँ। मेरे पास दोनों पावर हैं और इसके पास एक पावर होगी, है ना काका। लहन से जन कहते हैं, ठीक है फिर मैं
बात करता हूँ इम्पेरियल पैलेस के हीलर से। इतना बोल करके लैंसी चैन वहां से चले जाते हैं। राम जी विंग के पास आता है, अपने अफगान और हाम्पू दोनों को अच्छे से कैरी करके आराम से बैठ जाता है। फिर अपने हाथों से बैक की तरफ से उसके फेस को टच करते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। यू आर माई स्लैब, अभी पूरे लाइफ टाइम के लिए। एंड यू माई ऑल्सो ओमेगा, वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो तुम्हें मुझे लाइफ सब करना होगा, खासकर तब जब हम एक हो चुके हैं विंग। क्या तुम्हें पता है, जब एक मर्द अपने पसंदीदा औरत या मर्द के साथ में संबंध बनाता है तो वो दिल से बनाता है, और मैंने भी वही किया है। तो मुझे पसंद हो विंग, और मैंने अपने पसंदीदा ओमेगा के साथ में वो सब कुछ किया है जिसके साथ में बार बार हर बार हर बार करना चाहूंगा, क्योंकि उससे मुझे सुकून मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।